Hello everyone, today we will start the same chapter, that is solution of class 12 chemistry, जिसका आज हम second last part discuss करने जा रहे हैं और it will be end in the next video. So let's get started. First is vapor phase composition. अभी तक हमने जो भी vapor pressure के बारे में पढ़ा था, that was in solution phase. But what if I want to know in the vapor phase composition? लाइक कंपोनेंट 1 का मेरे को कंपोजिशन पता करना है कि वेपर फेज़ में कितना है, तो इसमें हम डेल्टन लॉ को लगाएंगे. द डेल्टन लॉ टेल अस कि अगर इफ़ यू नो द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज़ P1 एंड P2, देन वेपर फेज़ में जो कंपोनेंट 1 का कंपोजिशन होगा वो होगा P1 अपॉन P टोटल. और अगर आपको सेकेंड का कंपोजिशन निकालना है, इट विल बी P2 अपॉन P total. So Y1 is equal to P1 upon P total is the composition of first component in vapor phase, and Y2 is equal to P2 upon P total is the composition of component 2 in vapor phase. So this was the vapor phase composition. So अब एक टॉपिक आता है कि रॉल्स लॉ को एक स्पेशल केस माना गया है हेनरीज लॉ का. कैसे? जैसे हमने अभी पिछले कुछ डेज़ में हेनरीज लॉ को पढ़ा था. तो हेनरीज लॉ टेल यू व्हाट दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, KH इंटू काई, यानी कि मोल फ्रैक्शन. तो KH वहाँ पे कांस्टेंट था. और राउल्ट्स लॉ भी हमें क्या बताता है, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू Chi1 इंटू P1 नॉट. यहाँ पर हो क्या रहा है, दैट ओनली द कॉन्स्टेंट्स आर चेंज. वहाँ पर कांस्टेंट KH था एंड यहाँ पर कांस्टेंट हमने P1 नॉट यानी कि प्योर फॉर्म लगाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. तो इस वजह से सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसीलिए रॉल्स लॉ को क्या बोला गया है कि वो हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है. अब हम देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, अभी तक हमने लिक्विड इन लिक्विड की बात की थी. सो अभी वेपर प्रेशर इन सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन देखते हैं. दैट कि लिक्विड सोल्यूशन में जब हम सॉलिड को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है. जैसे कि इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे, दैट इज़ प्योर सॉल्वेंट. अगर सिर्फ सॉल्वेंट है तो सरफेस पे क्या होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे एंड योर वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज. सपोज़ अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन ऐड कर दिया है इन द सॉल्वेंट, तो क्या होगा, लाइक नॉन वॉलेटाइल में क्या आ जाएगा, जैसे शुगर. तो शुगर अगर मैंने ऐड कर दिया है तो सॉल्वेंट के साथ साथ किसका, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे होगा, यानी शुगर भी होगा, जो कि वेपर फेज में नहीं जाएगा. तो वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा. सिमिलरली वॉलेटाइल सोल्यूशन में क्या होगा, अगर हम सॉल्यूट्स को उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि सरफेस पे फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, दैट विल डिक्रीज़ द वेपर प्रेशर. तो यहाँ पर जो जनरल लॉ निकल के आता है रॉल्स लॉ का, इट विल से कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के. सो फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं. आइडियल सोल्यूशंस वो सारे सोल्यूशंस होंगे दैट विल फॉलो द राउल्ट्स लॉ. जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे दैट विल बी योर आइडियल सोल्यूशंस, एंड जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे दैट विल बी योर नॉन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही कोई हीट इवॉल्व होगी जब भी कंपोनेंट्स को हम मिक्स करेंगे. इसका मतलब क्या है कि डेल्टा H विल बी योर ज़ीरो और डेल्टा V भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. डेल्टा V इज़ व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम का सोल्यूशन है वो क्या होता है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट. जितने भी कंपोनेंट हमने मिक्स किया है उनकी वॉल्यूम का सम ही टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, इसीलिए डेल्टा V क्या होता है, ज़ीरो होता है. आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ब्रोमो इथेन हो गया, क्लोरो इथेन हो गया या बेंजीन हो गया. दीज ऑल कम्स अंडर आइडियल सोल्यूशंस. बट नॉन आइडियल सोल्यूशंस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ. तो इसमें 2 केसेस बन जाते हैं, एक बनता है पॉजिटिव डेविएशन का और एक बनता है नेगेटिव डेविएशन का. नाउ व्हाट पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर, जिनका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जितना आना चाहिए उससे भी ज़्यादा अगर वेपर प्रेशर आ जाता है
तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन का केस कहेंगे। और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन का केस वो होगा जिसमें क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है, जो राउल्ट्स लॉ है, उससे कम आएगा। जितना राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए उससे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम आएगा। तो दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होता क्यों है? ये होता है बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसकी वजह से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है। इंटरैक्शन अभी 3 टाइप्स के हैं, दैट इज़ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट ए टाइप हो गया, सॉल्यूट सॉल्यूट बी टाइप, और सी टाइप इंटरेक्शन क्या हो गया? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बीच में। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है? जो सॉल्यूट सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो ग्रेटर होता है किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं उनका इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो इजीली क्या है? एस्केप कर देते हैं, और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है ज़्यादा ही, और वो राल्ट्स लॉ से भी ज़्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीमेंट दिखाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। जैसे कि इथेनॉल और एसीटोन का एग्जाम्पल हम लेंगे। इसमें क्या होता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट लेकिन जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो एसीटोन क्या करेगा? जो इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देगा एंड द मॉलिक्यूल्स विल बी फ्री, और उससे क्या होगा कि वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, और इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इजी नहीं होता है कि वो एस्केप कर जाएं और वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। जितना राल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आना था उससे भी कम आ जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि फिनॉल एंड एनिलीन, इसमें क्या होता है? जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इट इज़ बाइंड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स डू नॉट गेट एस्केप इजीली और वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। ये प्लॉट्स हैं जैसे कि हमने राल्ट्स लॉ में प्लॉट किया था ग्राफ, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए है। फर्स्ट इज़ योर पॉजिटिव डेविएशन। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे कि जितना जो डॉटेड है वो राल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वेपर प्रेशर दिखा रहा है, और जो ऊपर से लाइन गई हुई है दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि जितना राल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए था उससे वो ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और नीचे वाला ग्राफ यू विल सी कि वो किसका है? इन नेगेटिव डेविएशन का है, जिसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोलते हैं। डॉटेड स्ट्रक्चर इज़ अगेन दी रोल अकॉर्डिंग टू राल्ट्स लॉ, और उसके नीचे से जो कर्व्स जा रहे हैं दैट इज़ शोइंग योर नेगेटिव डेविएशंस, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो गया, जितना कि राल्ट्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था उससे भी कम हो गया वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव डेविएशन बोला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है? अब जो एजियोट्रॉप्स हैं वो स्पेशल केस लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, जो कि बाइनरी मिक्सचर होंगे, यानी कि लिक्विड में लिक्विड दो ही जो है कंपोनेंट होंगे ये, और वो लिक्विड में मिक्स होता है। और ये इतने स्पेशल टाइप के होते हैं कि ये जो हैं सिर्फ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे विद अ सर्टेन कंपोजिशन, इसीलिए इनको ये नाम दिया गया एजियोट्रॉप्स। लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? मैक्सिमम मिनिमम एजियोट्रॉप्स ये इस वजह से है कि जब लाइक इसमें हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन में इट इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम इसका प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे तो जी टेम्परेचर विल बी मिनिमम, इसी वजह से हमने इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला इन द पॉजिटिव केस। लेकिन इन नेगेटिव केस हमने इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोला, क्योंकि जब हम इसका प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे द टेम्परेचर विल बी एट मैक्सिमम, इसीलिए हमने इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोला। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन
वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg, यानी कि ये प्योर लिक्विड्स के प्रेशर हैं, यानी कि पी ए नॉट एंड पी बी नॉट इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, यानी कि लिक्विड मिक्सचर का कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। अगर पी टोटल क्या दिया हुआ है 600 mmHg, और भी क्या फाइंड करना है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज, लिक्विड फेज में भी वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन फाइंड करना है, वेयर पी प्योर फॉर्म में आपको पी ए नॉट भी दिया है, पी बी नॉट भी दिया है एंड पी टोटल भी दिया है। तो लेट अस पुट इट इन द फॉर्मूला। तो पी टोटल क्या होता है कि पी ए प्लस पी बी होता है, हमने अभी पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल solution will be partial pressure sum of partial pressure of each component, that is पी ए प्लस पी बी। पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू काई ए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, और पी बी को हम लिख सकते हैं पी बी नॉट इंटू काई बी। तो पी ए नॉट इंटू काई ए और काई बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए, जो हमने हेनरीज अभी लॉज में देखा था, जब हमने डेल्टन लॉ और राउल्स लॉ को कंपैरिजन किया था और उसको मैथमेटिकली अरेंज किया था, तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, दैट काई बी इज़ इक्वल टू 1 माइनस काई ए। तो अब इसको यहीं पर पुट करेंगे, दैट इज़ पी टोटल की जगह यू विल पुट 600, देन पी ए नॉट की जगह 450, देन इंटू काई ए प्लस 700 1 माइनस काई ए। सो 450 इंटू काई ए, और इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन 700 इंटू 1 इज़ 700 एंड माइनस 700 इंटू काई ए। तो इससे जो काई ए की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 0.4। और काई बी को आप कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस काई ए करके। तो काई बी कैसे निकल जाएगा 1 माइनस काई ए, दैट इज़ 1 माइनस 0.4 विल गिव यू 0.6। अब कॉम्पोजिशन हमें निकालना है लिक्विड फेज में। तो लिक्विड फेज में कैसे निकालेंगे, दैट पी ए इंटू काई ए दैट इज़ 450 इंटू 0.4। आपने काई ए और काई बी की वैल्यू निकाली है, तो यू कैन ईजिली फाइंड इट इन दी लिक्विड फेज, क्योंकि हमारे पास प्योर फॉर्म था जिससे हम लिक्विड फेज निकाल सकते हैं। दैट इज़ पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए 450 इंटू 0.4 विल गिव यू 180 mmHg, एंड पी बी विल बी पी बी नॉट इंटू काई बी, दैट विल गिव यू 700 इंटू 0.6 विल गिव यू 420 mmHg। सो दिस इज़ इन दी लिक्विड फेज। और वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, व्हेन यू हैव टू फाइंड दी कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर हम करते हैं। तो पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, दैट इज़ 180। पी ए का वैल्यू हमने निकाला 180, और टोटल क्या हो गया 180 प्लस 420 विल गिव यू 0.3। सिमिलरली काई बी विल बी पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, दैट विल, इसको हम ऐसे ना सॉल्व करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, तो 1 माइनस 0.3 विल गिव यू 0.7। सो इट इज़ वेपर फेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है दो, दैट इज़ को एंड लिगेर। को मीन्स टुगेदर होता है एंड लिगेर मीन्स होता है बाइंड करना, यानी कि एक साथ बाइंड करना, टुगेदर बाइंड। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली होती क्या है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो किस पे डिपेंड करती है, अपॉन दी रेशियो ऑफ सॉल्यूट्स, यानी सॉल्यूट्स के रेशियो पे, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूट के अंदर कितने सॉल्यूट हैं, उस पर डिपेंड करती है उन्हीं को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती है कि सॉल्यूट कैसा है, इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन दी रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। सो इन्हीं को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जो अभी हमें डिस्कस करनी है दैट आर 4 प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो में अभी हम 2 ही प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और बाकी जो लास्ट 2 रह जाएंगी वो हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मैंने पहले ही बताया कि जो प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करती हैं दैट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो रिलेटिव लोअरिंग यानी कि वेपर प्रेशर का लोअर होना किस पे डिपेंड कर रहा है,
इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, और नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है सॉल्यूट के, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे एंड दी वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। बट अगर मैं इसी में क्या कर दूँ, प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करना शुरू कर दूँ, तो सरफेस पे क्या आ जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड किया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड किया। अब इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे। जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसमें प्रेशर कितना रहा, P1 नॉट, और जब हमने क्या देखा कि हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। सो इनिशियली इट इज़ P1 नॉट एंड लेटर इट इज़ P1। तो इससे डेल्टा P1 यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1। तो ये हमारे पास चेंज इन, क्योंकि P1 नॉट क्या हो गया, हमारा जो इनिशियल था, इनिशियल से मैंने फाइनल वाला माइनस कर दिया, क्योंकि फाइनल वाला क्या है, कम है, इट इज़ डिक्रीज। सो P1 नॉट माइनस P1 किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या है कि P1 की वैल्यू क्या होती है, P1 नॉट इंटू Chi1। तो इसी को हम अब इस P1 में पुट कर देंगे, इस वैल्यू को राउल्ट्स लॉ की, तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू Chi1 हो जाएगा। फिर Chi1 का वैल्यू यू कैन से कि 1 माइनस Chi1 आप कर सकते हैं। तो अगर 1 माइनस Chi1, P1 नॉट को क्या हो गया, कॉमन ले लिया आपने, P1 नॉट कॉमन बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, 1 माइनस Chi1। 1 माइनस Chi1 यू नो कि 1 माइनस Chi1 क्या होता है, Chi2 होता है। तो फाइनली यू विल गेट कि डेल्टा P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू Chi2। सो लेकिन रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है कि जो आपने चेंज आया, और चेंज किससे आया, इनिशियल से कितना चेंज आया वो, तो चेंज क्या है, डेल्टा P1, और इनिशियल क्या है, P1 नॉट। सो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट विल गिव यू रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि पहले से कितना चेंज आया उसको कंपैरिजन करने को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट विल गिव यू व्हाट, डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी आई, P1 नॉट इंटू Chi2, और P1 नॉट अपॉन आपने किससे कर दिया, P1 नॉट। तो इधर से P1 नॉट और P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग विल बी Chi2। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज़ इक्वल टू Chi2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ से प्रूफ हो गया कि वो किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है। और अगर आपको जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें सपोज़ आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ते हैं, तो Chi2 का वैल्यू यू नो कि Chi2 का वैल्यू क्या होता है, N2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, दैट इज़ N1 प्लस N2 होता है। सो Chi2 का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, यानी कि पानी आपने ज़्यादा डाल दिया है उसके अंदर, तो क्या होगा कि जो सोल्यूट है, N2 मतलब कि सोल्यूट का कॉम्पोजिशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स क्या हो जाएंगे, वो तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट। तो वहाँ इन दैट केस N1 विल बी मच ग्रेटर देन द N2। तो उस केस में हम डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग को Chi2 की जगह लिखते हैं N2 अपॉन N1, यानी कि हमें फिर N2 प्लस करने की ज़रूरत नहीं होती नीचे, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेट अस डू अ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास जिसका हमें 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी कि ऑक्टेन का हमें गिवन मास कितना है, 114 है। टू रिड्यूस दिस वेपर प्रेशर टू 80%, यानी कि इसका वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाएगा, 80% हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द इनिशियल। तो इसमें हम ऑक्टेन को क्या लिख सकते हैं, C8H18, जो कि हमें फिर बाद में मोलर मास निकालने के काम आएगा। तो हमने देखा कि इनिशियल वैल्यू क्या है, P1 नॉट है, लेकिन लेटर क्या हो गया, 80% हो गया P1 नॉट का, यानी कि पहले जो प्रेशर था उससे क्या हो गया, और 80% जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो 80% ऑफ P1 नॉट विल गिव यू 0.80 P1 नॉट। तो इनिशियल वैल्यू P1 नॉट है और फाइनल वैल्यू क्या है, 0.80 P1 नॉट। तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला हमने देखा था कि डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट होता है। तो डेल्टा P1 इज़ व्हाट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। तो P1 नॉट से अगर आप P1 माइनस करेंगे, यानी कि 0.8 P1 नॉट को माइनस करेंगे, तो यू विल सिंपली गेट 0.2। तो यहाँ पे आपका रिलेटिव लोअरिंग कितना आ गया, 0.2 आ गया।
अब आपको डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट पता है कि काई 2 होता है। डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट आपने निकाल लिया 0.2 है, तो इसमें आप काई 2 निकाल सकते हैं। काई 2 की वैल्यू मैंने बताया था, आप पुट कर सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो अब हमें N2 यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट क्या है वो देखना है, यानी कि सॉल्यूट क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। गिवन मास हमें है नहीं, तो वी विल राइट ओवर हेयर x, और मोलर मास हमें दिया हुआ है दैट इज़ 40, और N1 का हमने निकाला है। N1 क्या है? ऑक्टेन है। सो ऑक्टेन का आई टोल्ड यू C8H18 है, तो इसको आप कार्बन का 12 × 8, हाइड्रोजन 1 × 18 विल गिव यू 96 + 18 इज़ 114, यानी कि यहाँ पर गिवन मास और मोलर मास दोनों के आ गए सेम आ गए। तो ये क्या हो गया 114 अपॉन 114 विल गिव यू 1। तो यहाँ पर आप N2 और N1 की वैल्यू जो है पुट करेंगे, तो यू विल गेट व्हाट, x अपॉन 40 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 40। सो 0 पॉइंट विल बी इक्वल टू x अपॉन 40 1 प्लस x अपॉन 40। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू विल बी 10 ग्राम। तो ये आपके पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया द गिवन कंपोनेंट। सॉल्यूट का आपसे मास पूछा था। नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज़ होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ऑलवेज हायर होगा देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से अगर हम कंपेयर करें तो किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा। जैसे कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जो अगर उसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो इट विल बी हायर। अब हमें पता है कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन बॉईल करना कब स्टार्ट करता है, व्हेन वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बराबर हो जाते हैं, तो तब सॉल्यूशन क्या है, बॉईल करना स्टार्ट करता है। बट जब सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था दैट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब इसे बॉईल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए। तो हेंस क्या हो रहा है, सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि इनिशियल क्या था, TB0 था बॉइलिंग पॉइंट, और फाइनल में क्या हो गया TB0, यानी कि प्योर फॉर्म के लिए हमने डिनोट किया है, और लेटर जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हो गया, TB हो गया। तो एलिवेशन यानी कि डेल्टा TB कितना हो जाएगा, TB माइनस TB0 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, TB इज़ ग्रेटर क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, और TB0 इज़ स्मॉल क्योंकि पहले कम था और अब क्या हो रहा है, इंक्रीज़। तो डेल्टा TB यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ TB माइनस TB0। तो यहाँ पर डेल्टा TB, अब एक कैलकुलेशंस की गई, उसमें हमने क्या पाया कि जो डेल्टा TB है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोलैलिटी हम बोल सकते हैं। तो डेल्टा TB जो है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट दैट इज़ KB हमने पुट किया। KB इज़ द मोलर कांस्टेंट होता है, ठीक। तो और हमें पता है मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन सॉल्यूट, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हमें निकालना होता है। तो इस तरीके से M क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हमें निकालना है तो वही गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे, यानी कि W2 अपॉन M2, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W1 अपॉन kg। ये सॉल्वेंट का W1 हमने लिया है और 2 हमने सिर्फ सॉल्यूट के लिए ऐड किया है। तो या फिर हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000, क्योंकि हमें मोस्टली क्या है, ग्राम में दिया होता है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू kg, इसीलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर हम उसी फॉर्मूले में पुट करना चाहे डेल्टा TB वाले में, तो यू विल गेट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई सारी वैल्यूज़ दी होती है, एक वैल्यू नहीं दी होती है, वो निकालनी होती है, तो आप उसको फॉर्मूले में पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। Let us perform a numerical, that is the boiling point of a benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. KB for benzene is 25.3 kg.
पर मोल, यानी कि आपको यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं, Kb भी दिया हुआ है और आपको W2 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है. You have to calculate the M2 का वैल्यू. So you can simply put in the formula और you can say कि डेल्टा TB क्या हो जाएगा. देखा हमने कि किसने से 353 से वो कितना बढ़ गया, 354.11 बढ़ गया. तो यू कैन जस्ट डेल्टा TB को क्या करोगे, TB माइनस TB नॉट, यानी कि 354.11 माइनस 353.23 विल गिव यू 0.88 केल्विन, यानी कि आपके पास डेल्टा TB भी आ गया 0.88 केल्विन. डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है Kb इंटू M. आप यहाँ से M की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. M की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0.88, यानी डेल्टा TB अपॉन Kb. तो 0.88 हमने अभी निकाला और Kb हमें दिया हुआ है 2.53. तो 0.88 अपॉन 2.53 इज़ दी M का वैल्यू. नाउ इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज़ ऑल्सो रिमेनिंग. तो अब हमें पता है कि ये M जो है, M यानी कि मोलैरिटी कैसे आई, W2 अपॉन M2 यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो W1 अपॉन 1000, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 0.88 अपॉन 2.53 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जिसमें हमने W2 की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है 1.80 ग्राम, और W1 हमें दिया हुआ है 90 ग्राम. ठीक है, सॉल्यूट कितना है 1.80 और सॉल्वेंट दिया हुआ है 90 ग्राम. तो अब इसको W2 और W1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो यू विल गेट क्या कि 0.88 अपॉन 2.53 विल गिव यू 1.80 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन 90. सो यहाँ से जब M2 की वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट 1.80 इंटू 1000 इंटू 2.53 90 इंटू 0.88, that will give you 58 gram. So these were the two properties that we have discussed. I hope you understood. The next video will be the last video in which we will be discussing the depression and freezing point and the osmotic pressure.